गरीब लड़की की जादुई मूर्ति। ये कहानी संगीता नाम की एक लड़की की है। संगीता उदयपुर नाम के एक छोटे से गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। संगीता अपने हाथों से मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ और बर्तन बनाकर बेचा करती थी। इसी से उसका और उसकी माँ का गुजारा चल रहा था। एक दिन संगीता जब बाजार से मूर्तियाँ बेचकर वापस घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ रो रही है। ये देखकर वो काफी परेशान हो गई और उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेटी, तेरे जाने के बाद गांव का सरपंच आया था। कुछ साल पहले तेरे पिताजी ने सरपंच से लगभग 50,000 रुपए लिए थे। अब ब्याज मिलाकर अब वो 1.5 लाख रुपए हो गया है। सरपंच पैसे मांग रहा है। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे बेटी? पैसों के लिए उसने बस 1 महीने का वक्त दिया है, वरना हमें ये घर खाली करना होगा। तुम रोना बंद करो माँ, मैं कुछ करती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हें इस तरह उदास देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। संगीता अपनी माँ को शांत करवा देती है, लेकिन अब उसे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि वो 1 महीने में 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगी। इसी टेंशन में संगीता घर से बाहर निकल जाती है। घूमते घूमते उसकी नजर गांव में लगे एक बड़े से पोस्टर पर जाती है, जिसमें लिखा था कि गांव के पास वाले शहर में 10 दिनों बाद मूर्तियों की एक एग्जीबिशन होने वाली है। पोस्टर देखकर संगीता को एक उम्मीद की किरण नजर आई। अरे वाह, किसी ने सही ही कहा है। अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोल देता है। मिट्टी की मूर्तियाँ तो मैं बहुत सुंदर बना लेती हूँ। इस एग्जीबिशन के लिए मुझे एक बहुत सुंदर मूर्ति बनानी होगी। ऐसा सोचकर संगीता तुरंत घर की ओर चली जाती है और मिट्टी से एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाने लगती है। 9 दिन की मेहनत के बाद वो एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाकर तैयार कर देती है और 10वें दिन मूर्ति लेकर एग्जीबिशन के लिए शहर चली जाती है। लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं जानता था, इसलिए एग्जीबिशन में मूर्ति ले जाने के लिए उसे रोक दिया जाता है। अब मैं क्या करूँ? यहाँ तो सिर्फ जाने माने मूर्तिकार की ही मूर्तियाँ रखी जाएगी। आइडिया, क्यों ना मैं शहर के जाने माने मूर्तिकार मिस्टर भूषण के पास जाऊं और उनसे आग्रह करूं कि वो मेरी मूर्ति भी एग्जीबिशन में रखवा दे। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचकर संगीता मिस्टर भूषण के घर पहुंच जाती है और उनसे सारी बात करती है। अब बारी आती है मूर्ति दिखाने की। देखिए सर, ये है मेरी मूर्ति। मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये घटिया सी मूर्ति एग्जीबिशन में रखने लायक है भी? लेकिन क्यों सर, मेरी इस मूर्ति में कोई कमी रह गई है क्या? ये मत पूछो कि इस मूर्ति में क्या कमी है, बल्कि ये पूछो कि इस मूर्ति में क्या कमी नहीं है। तुम्हारी ये मूर्ति मिट्टी का कबाड़ है। ऐसा मत कहिए सर, इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इसे मेहनत नहीं कहते संगीता। ये मूर्ति एग्जीबिशन में तो क्या, कहीं पर भी रखने के लायक नहीं है। इसे वापस अपने गाँव ले जाओ। ऐसा कहकर मिस्टर भूषण मूर्ति पर लात मार देता है, जिससे कि मूर्ति अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है। जाओ और इसको कचरे के डब्बे में फेंक दो, क्योंकि ये इसी लायक है। संगीता की आंखें भर आई। इस तरह अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को बिखरता हुआ देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटा और वहाँ से निकल गई। उसके जाने के बाद मिस्टर भूषण खुद से ही कहता है, सपने हैसियत देखकर पूरे किए जाते हैं और तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि तुम अपनी मूर्ति इस एग्जीबिशन में रखो। तुम चाहे कितनी भी खूबसूरत मूर्ति बना लो संगीता, ये गरीबी तुम्हें कभी ऊपर नहीं उठने देगी। संगीता रोती हुई मूर्ति के टुकड़ों को लेकर एक पार्क में बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो माँ से वादा करके आई थी कि अब शहर से कर्जे के पूरे पैसे लेकर ही लौटेगी। अब वो अपनी माँ को क्या जवाब देगी? कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का, सब बर्बाद हो गया। 9 दिन की मेहनत 2 मिनट में बिखर गई। संगीता गुस्से में उस मूर्ति को वहीं पर फेंक देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद ही वो वापस पलट कर देखती है। मुझे इस मूर्ति के लिए बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अपने को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, मैंने ये मूर्ति बहुत मेहनत से बनाई थी। मैं इसे ऐसे कैसे फेंक सकती हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन यही मूर्ति मुझे बहुत कामयाब बनाएगी। ऐसा सोचकर संगीता उस मूर्ति को लेकर फिर से पार्क में बैठ जाती है। क्योंकि वो गांव से शहर आई थी, इसलिए शहर में उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था।
थकावट के कारण पार्क में ही बने एक बेंच पर संगीता चपकी लेने लगती है। तभी उसको एक आवाज आती है। उठो संगीता, मुझे देखो। आवाज सुनकर संगीता की आंख खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। कौन है? अचानक से संगीता बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने उसकी बनाई हुई मूर्ति खड़ी थी। ये मूर्ति तो टूट गई थी, आखिर ये वापस ठीक कैसे हो गई? संगीता मूर्ति के पास जाती है और उसे छू कर देखने लगती है। ये तो सच में ठीक हो गई, लेकिन ये हुआ कैसे? ये तो पूरी तरह टूट चुकी थी। संगीता अच्छे से ऊपर से लेकर नीचे तक उस मूर्ति को देखती है और फिर अचानक खुशी से उसकी आंखें चमक जाती है। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी मूर्ति बिल्कुल ठीक हो गई। खुश होकर संगीता उस मूर्ति को गले से लगा लेती है। इस बार मैं सफल नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ठीक हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती, किसी तरह आज का दिन यहाँ बिता लेती हूँ, कल होते ही गाँव चली जाऊंगी। संगीता उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे खड़ा करके दुकान से कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी मूर्ति वहाँ पर थी ही नहीं। मेरी मूर्ति कहाँ गई? मैंने उसको यहीं पर छोड़ा था। खाने का सामान वहीं रखकर संगीता आसपास मूर्ति को ढूंढने लगती है। इधर उधर देखते हुए उसकी नजर अपनी मूर्ति पर जाती है जिसके पास एक लड़की खड़ी थी और वो मूर्ति को बहुत ध्यान से देख रही थी। संगीता भागकर अपनी मूर्ति के पास जाती है और उस लड़की से कहती है, कौन हो तुम और मेरी मूर्ति को कहाँ लेकर जा रही हो? अच्छा, तो इसका मतलब ये मूर्ति आपकी है? हाँ जी, ये मूर्ति मेरी है और आप इसे चुरा कर ले जा रही थी? नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो मेरी नजर इस मूर्ति पर गई और मैं यहाँ रुक गई। मेरा नाम रजनी है। देखो मैडम, झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए, क्योंकि मैंने अपनी मूर्ति पेड़ के नीचे रखी थी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं जब यहाँ आई तो ये मूर्ति यहीं पर थी। संगीता अपनी मूर्ति को ध्यान से देखने लगती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता। माफ कीजिएगा, शायद कोई इसे यहाँ ले आया हो। मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी मूर्ति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। क्या ये मूर्ति आपने खुद अपने हाथों से बनाई है? हाँ, मैंने ये मूर्ति खुद अपने हाथों से बनाई है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? फायदा क्यों नहीं है? कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये। आप अपनी इस मूर्ति को एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखती हैं? मुझे पूरा यकीन है आपकी ये मूर्ति बहुत महंगी बिकेगी। कौन रखेगा मेरी मूर्ति एग्जीबिशन में? वहाँ तो बड़े बड़े लोगों का राज है और मैं ठहरी छोटी सी मूर्तिकार। अरे, इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ से आई? तुम्हारी मूर्ति इतनी खूबसूरत है, तुम बहुत हुनरबाज लड़की हो। तुम्हारी हुनर में ऐसा जादू है, तुम्हारी मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। लेकिन ऐसा हुनर होने का क्या फायदा जो मैं कुछ कर ही नहीं सकती? मुझ गरीब की मदद कौन करेगा? अगर तुम बुरा ना मानो तो कल होने वाले एग्जीबिशन में मैं तुम्हारी मूर्ति रखवा सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक मूर्तिकार हूँ। मैं मूर्ति के साथ साथ उसकी भावनाओं को भी समझती हूँ। अब तुम देखना, ये मूर्ति कल के एग्जीबिशन में जरूर रखी जाएगी। संगीता बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन एग्जीबिशन में संगीता की मूर्ति भी रखी जाती है। वहाँ मौजूद लोगों को संगीता का नाम नहीं पता था, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ संगीता की बनाई मूर्ति के सामने ही थी। ये सब संगीता खुश होकर देख रही थी। वहीं मौजूद मिस्टर भूषण ये सब देखकर संगीता के पास आता है और कहता है, तुमसे कहा गया था ना कि तुम एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति नहीं रख सकती हो, फिर किसने रखवाई तुम्हारी ये मूर्ति? सर, आपने तो मेरी मूर्ति तोड़ ही दी थी, लेकिन शायद इस एग्जीबिशन में मेरा और मेरी मूर्ति का आना लिखा था, इसलिए आप हमें नहीं रोक पाए। मेरी ये मूर्ति मैडम रजनी ने इस एग्जीबिशन में रखवाई है। रजनी मैडम? लेकिन ये कौन है? यहाँ आने वाले सभी मूर्तिकारों के नाम मुझे अच्छे से पता है, लेकिन ये रजनी कौन है? संगीता मिस्टर भूषण की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन रजनी उसे कहीं नहीं दिखती। ये सब आखिर हो क्या रहा है? इस एग्जीबिशन फंक्शन में रजनी नाम की कोई औरत मौजूद ही नहीं है। फिर वो कौन थी जो मुझे कल मिली थी? उसने मुझसे इतनी सारी बातें की थी, उसी ने मेरी मूर्ति यहाँ प्रदर्शनी में रखवाई है। संगीता परेशान होकर यहाँ वहाँ देख रही थी, तभी अचानक से उसकी नजर अपनी बनाई मूर्ति पर चली गई। एकाएक उसे सारी बात याद आने लगी कि कैसे उसकी मूर्ति खुद ब खुद जुड़ गई थी और किस तरह वो खुद चलकर रजनी के पास पहुँच गई थी। और रजनी नाम की औरत भी एग्जीबिशन में मौजूद नहीं है। मतलब ये औरत भी एक करिश्मा थी।
संगीता ने इन सारी बातों की कड़ी अपने मन में बनाई और उसे समझ आ गया कि हो ना हो उसकी बनाई हुई मूर्ति जादुई बन गई है और ये सब उसी का करिश्मा है। तभी संगीता के पास एक बहुत अमीर औरत आती है और कहती है, संगीता जी, आपके हाथ की बनाई हुई मूर्ति मुझे बहुत पसंद आई है। आप ये मूर्ति मुझे दे दीजिए, मैं इसकी आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। माफ कीजिएगा, लेकिन ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आप ऐसी दिखने वाली एक और मूर्ति बना दीजिए जिसकी मैं आपको करोड़ों में कीमत दूंगी। ये सुनकर संगीता बहुत खुश हो जाती है कि आखिर उसकी मेहनत रंग ले ही आई, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये भी पता था कि ये सब उसकी मूर्ति की वजह से हो रहा है। उसने उस औरत से डील पक्की कर ली। उस औरत की तरह कई लोगों ने संगीता को मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया और साथ में बहुत सारा एडवांस पैसा भी दिया। संगीता खुशी खुशी सारे पैसे और मूर्ति लेकर अपने गांव लौट गई और उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तूने इस मूर्ति को इतनी लगन से बनाया कि इसमें भावनाएं आ गई। अपने जीवन में तू बहुत तरक्की करना मेरी बच्ची। ये सब आपके आशीर्वाद और इस जादुई मूर्ति के कारण हो पाया है माँ। देखो, मुझे लोगों ने एडवांस में कितने सारे पैसे दिए हैं। मुझे ऐसी दिखने वाली 5 मूर्ति का ऑर्डर मिला है और साथ ही शहर में अब जितने भी एग्जीबिशन होंगे सब में मेरी मूर्ति रखी जाएगी। माँ, हम करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन चुके हैं। संगीता और उसकी माँ बहुत खुश थीं। संगीता ने सरपंच के 1.5 लाख रुपए उसे वापस कर दिए और साथ ही साथ उसने बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई और उसकी सारी मूर्तियाँ बहुत महंगे दामों पर बिकी। संगीता ने सारी मूर्तियाँ बेची, लेकिन उसने वो मूर्ति कभी नहीं बेची जिसने उसको आज यहाँ तक पहुँचाया था। इस तरह संगीता का नाम देश विदेश में फैल गया, लेकिन उसने अपना सादगीपन और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी और उसका ऐसा ही व्यवहार उसे और आगे ले गया। स्वर्गवासी माँ ने दिए जादुई लंबे बाल। ये कहानी मायापुर नाम के एक गांव की है, जहाँ पर कृष्णा अपनी बेटी पलक और पत्नी कविता के साथ रहता था। पलक 6 साल की थी। वो बहुत खूबसूरत थी। वो गोल मटोल बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती थी। उसके गुड़िया जैसे शरीर पर काले लंबे बाल बहुत प्यारे लगते थे। दुर्भाग्य से पलक की माँ कविता की मृत्यु हो गई और कृष्णा ने पूजा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों में पूजा को भी एक बेटी हो गई, लेकिन वो पलक की तरह खूबसूरत नहीं थी। इसी तरह कुछ साल बीत गए और दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन की बात है, पूजा की बेटी जिया रोती हुई अपनी माँ के पास आई और बोली, मम्मी, अब मैं पलक के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सब कहते हैं कि मैं पलक की तरह गोरी नहीं हूँ और ना ही मेरे सर पर उसकी तरह लंबे घने बाल है। पता नहीं मम्मी, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। अरे मेरी लाडो, रोना बंद करो। किसने कहा तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे बाल भी अच्छे हैं। पूजा की तरह लंबे नहीं हैं, पर अच्छे तो हैं। मुझे नहीं पता मम्मी, कोई मुझे उसके साथ कंपेयर करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरी इस समस्या का कोई समाधान निकालो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी और भूखी प्यासी मर जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते मेरी बच्ची। जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उस पलक की बच्ची को इतनी बदसूरत बना दूंगी कि 4 लोग उसे देखकर हंसेंगे और तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये तो फिर भी बहुत छोटी बात है। उसी शाम पूजा एक औरत के पास गई जो काला जादू किया करती थी। पूजा ने उस औरत को सारी बात बताई। फिर उस औरत ने पूजा को एक जड़ी बूटी से भरी हुई शीशी दी। पूजा खुशी खुशी वो शीशी लेकर घर आ गई और उसने पलक के दूध के गिलास में उस जड़ी बूटी को मिला दिया। अब मजा आएगा जब उसकी जगह मेरी बेटी की तारीफ होगी। अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था ना तुझे पलक। तेरा सारा घमंड थोड़ी देर में चकनाचूर हो जाएगा और तेरा बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पूजा दूध का गिलास लेकर पलक के पास जाती है। ये देखकर कि आज उसकी सौतेली माँ उसके लिए अपने हाथों से दूध लाई है, पलक बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या हुआ माँ, आप मेरे कमरे में कोई काम था तो मुझे बता देती, मैं आ जाती। अरे पलक बेटा, पूरे दिन भर काम करके तू थक गई होगी, इसलिए मैं तेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ।
चल फटाफट इस दूध को पी ले और आराम कर ले। पलक को बहुत खुशी होती है कि उनकी सौतेली माँ उससे इतनी प्यार से बात कर रही है। पलक खुशी खुशी सारा दूध पी जाती है और सो जाती है। अगली सुबह जब पलक की आँख खुलती है तो उसके पूरे शरीर में उसे जलन महसूस हो रही थी। वो अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में जलन हो रही है। पलक की बात सुनकर पूजा अपने मन में सोचती है, अच्छा जी, इसका मतलब जड़ी बूटी अपना कमाल दिखा रही है। आप मुस्कुरा क्यों रही हो माँ? मेरा पूरा शरीर इतना जल रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तभी वहाँ पर पलक के पापा आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या हुआ बिटिया, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, इसको कोई परेशानी नहीं है, बस शरीर में जलन हो रही है। इसके पेट में गैस बन गई होगी, इसलिए पूरे शरीर में जलन हो रही है। आप आराम से काम पर जाइए, मैं इसको गैस की गोली दे दूंगी। ठीक है, तुम याद से पलक को दवाई दे देना। और हाँ, जल्दीबाजी में मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। 1 महीने के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मुझे अब अपना काम विदेश में भी फैलाना है। मेरी गैर हाजिरी में पलक का ध्यान अच्छे से रखना। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, पलक मेरी बेटी जैसी है। बेटी जैसी क्या, बेटी ही है। मैं इसका ध्यान क्यों नहीं रखूंगी? आप बस समय पर पैसे भेज दिया करना। अरे घर में भी तो बहुत खर्चा होता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर पलक के पापा वहाँ से चले जाते हैं। पलक अपने आप में ही बहुत तड़प रही थी। दूसरे दिन से ही पलक के शरीर में बदलाव आने लगा। उसका शरीर काला पड़ने लगा और उसके बाल भी बहुत झड़ने लगे। ये सब देख पलक बहुत घबरा गई और अपनी सौतेली माँ से बोली, माँ देखिए ना, मेरा शरीर कैसे काला पड़ रहा है और मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, कुछ कीजिए ना माँ। अब तू ही बता, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतना कहकर पूजा वहाँ से चली गई। थोड़े ही दिनों बाद पलक के सर से सारे बाल झड़ गए और वो पूरी तरह टकली हो गई। उसका रंग भी बहुत काला हो चुका था। उसकी ये हालत देखकर पूजा और उसकी बेटी जिया बहुत खुश हो रहे थे। जिया ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मेरे मन की बात कर दोगी। अब अच्छा है, अब इसके साथ मैं कहीं भी जाऊंगी तो लोग मेरी तारीफ करेंगे। हाँ मेरी बच्ची, तुमने बिल्कुल सही कहा। दोनों इसी तरह बहुत खुश हो रहे थे। कुछ समय बीत गया। एक दिन पूजा के पास उसकी भतीजी की शादी का कार्ड आया। शादी वाले दिन पूजा अपनी दोनों बेटियों को लेकर शादी में गई। वहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। सभी हैरान होकर पलक को देखने लगे और जोर जोर से हंसने लगे और कुछ औरतें तो उसको देखकर बातें बनाने लगी। हाय, देखो तो जरा, शादी में कैसा नमूना आई है। बाप रे बाप, कितनी बुरी लग रही है। बिल्कुल चुड़ैल की तरह लग रही है। इसके सर पर तो बाल भी नहीं है। लगता है किसी बीमारी के कारण ऐसी हो गई है। जब ऐसा हाल है तो घर में रहना चाहिए था। जरूरी थोड़ी ना है हर फंक्शन में जाकर घुसने की। ऐसा लग रहा है जैसे कोयले की खान से निकल कर आई है। जब घर वाले जानते थे कि ये इतनी बुरी दिखती है तो क्या जरूरत थी इसे शादी में लाने की। सारी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। ये सारी बातें सुनकर जिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब सब उसे सुंदर बता रहे थे। पलक की इंसल्ट देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। शादी के बाद जब सारे घर आ जाते हैं तो जिया अपनी मम्मी से कहती है, आपको पता है मम्मी, आज मुझे बहुत मजा आया। बहुत इतराती थी, अब पता चलेगा कि लोग जब बदसूरत बताते हैं तो कितना बुरा लगता है। दूसरी तरफ पलक अपने कमरे में बैठकर बहुत रो रही थी और खुद से ही कह रही थी, लोगों ने मेरा कितना मजाक बनाया। मुझे शादी में नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। क्या सच में मुझे कोई बीमारी हो गई है? हे भगवान, इतना अत्याचार मत करो मेरे साथ। पलक को क्या पता था कि उसके ऊपर काला जादू किया हुआ जड़ी बूटी का असर है। धीरे धीरे पलक की हालत और खराब होने लगी। इसलिए दवाई लेने के लिए वो एक सरकारी क्लिनिक में पहुंची। वहाँ बैठे सारे मरीज पलक का मजाक बनाने लगे और बच्चे पलक से डरने लगे। एक मरीज बोला, अरे यार, इस लड़की को देख कितनी अजीब लग रही है।
हाँ यार, सच में मैंने तो आज तक इतनी बदसूरत लड़की नहीं देखी। वहाँ बैठे और भी लोग उसका इसी तरह मजाक बनाने लगे। लोगों की बातें सुनने के अलावा पलक और कर भी क्या सकती थी। वो बिना दवा लिए घर लौट आई और सारा दिन अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। घर का सारा काम तो वही किया करती थी। दूसरे दिन बुखार की वजह से वो उठ नहीं पाई, इसलिए कोई भी काम नहीं हुआ। जिया अपनी माँ से बोली, मम्मी भूख लगी है, सुबह का नाश्ता अभी तक नहीं बना, आप जरा उस पलक की बच्ची को देखकर तो आओ। जिया की ये बात सुनकर पूजा को बहुत जोर का गुस्सा आया। वो गुस्से में पलक के कमरे में गई और गुस्सा करते हुए बोली, दिन चढ़ गया है, तुझे अभी तक होश नहीं है कि घर का काम करना है, खाना बनाना है? अभी तक चादर तान कर सो रही है, बेशरम कहीं की। मैं क्या करूँ माँ, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पूरे बदन में दर्द हो रहा है। इस बात पर तो पूजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने पलक को एक लात मारी और पलक बिस्तर से जमीन पर आकर गिर गई। बहाने बनाना बंद कर और जल्दी से जाकर नाश्ता बना ले, समझी? नहीं माँ, आज मुझसे कोई काम नहीं होगा, मैं आज कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है माँ। कल मोही, तू ऐसे नहीं मानेगी काली बंदरिया। चल, तुझे इस बुखार में घर से बाहर कर देती हूँ। जब काम ही नहीं करेगी तो इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा कहकर पूजा पलक को घर से बाहर निकाल देती है। पलक रोती हुई सड़क पर चली जा रही थी। अभी उसको अपने दुख का कोई ठिकाना नहीं था। वो रोती बिलखती सड़क के किनारे बैठ जाती है। मैं क्या करूं? मेरे अंदर चलने की हिम्मत भी नहीं है। अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा। देख रही हो माँ, आपके जाते ही मेरे जीवन में कैसे दुखों का सैलाब आ गया। पिताजी को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, वो बस काम में लगे रहते हैं। ऐसा कहकर पलक जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ पर पलक की माँ की आत्मा प्रकट हुई और बोली, बेटी, तू सही कह रही है। मेरे जाने के बाद तेरे जीवन में बहुत दुख आ गए हैं, लेकिन अब तुझे उस दलदल में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। माँ, तुम आ गई माँ। देखो तुम्हारी बेटी की हालत क्या हो गई है। मुझे अपने साथ ले चलो माँ। नहीं बेटी, अभी तुम्हें यहीं रहना है और अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ऐसा कहकर पलक की माँ उसके सर पर बहुत लंबे बाल प्रकट कर देती है और कहती है, बेटी, तुम्हारे सर पर मैंने बहुत लंबे बाल प्रकट कर दिए हैं। ये बाल जादुई हैं, इसलिए तुम इन बालों से जिस चीज की मांग करोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ बेटा, मैं ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रुक सकती। ऐसा कहकर पलक की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। पलक अपने सर पर लंबे बाल पाकर बहुत खुश होती है और कहती है, हे मेरे जादुई लंबे बाल, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक कर दो और मेरा रंग भी गोरा कर दो ताकि लोग मुझसे डरे नहीं। पलक के इतना कहते ही उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसका रंग भी पहले की तरह गोरा हो जाता है और वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को खूबसूरत देखकर पलक बहुत खुश होती है। फिर वो खुद से कहती है, माँ सही कह रही थी, अब मैं उस दलदल में दोबारा नहीं जाऊंगी। हे मेरे जादुई लंबे बाल, मुझे एक ऐसा घर दो जिसमें मेरी जरूरत की सारी चीजें हो। पलक के ऐसा कहते ही वहीं पर एक बहुत बड़ा घर प्रकट हो जाता है, जिसके अंदर पलक रहने लगती है। अब उसको जिस भी चीज की जरूरत पड़ती वो अपने जादुई लंबे बाल से मांग लिया करती थी। दूसरी तरफ पलक के पिता को विदेश में एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। अब वो पूजा और उसकी बेटी के लिए पैसे नहीं भेजते थे, जिस कारण पूजा और जिया बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए और अपना जीवन दुख में व्यतीत करने लगे और पलक अपना जीवन जादुई लंबे बालों की वजह से खुशी खुशी व्यतीत करने लगी। चांद पर मायावी बर्थडे केक का घर। सोनिया पुणे नाम के शहर में रहा करती थी। सोनिया के माता पिता नहीं थे। उसके माता पिता की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी और उसके ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, जिस कारण वो अकेली ही रहा करती थी और खुद ही खुद का ध्यान रखती थी। अपना खर्चा उठाने के लिए सोनिया एक बेकरी में काम किया करती थी। सोनिया को केक बनाना बहुत पसंद था,
इसलिए शायद उसका काम भी इतना अच्छा था कि उसकी मालकिन हर रोज उसकी तारीफ करती थी। क्या बात है सोनिया, तुमने इस बारबी डॉल केक की डेकोरेशन तो बहुत सुंदर की है। ये हमारे कस्टमर के बेटी को जरूर पसंद आएगी। सच में तुम हर बार मेरा दिल जीत लेती हो। तुम्हारे सिवा ऐसे कोई भी केक आर्टिस्ट नहीं है जिसकी मैं इतनी तारीफ करती हूँ, क्योंकि तुम सच में इतनी तारीफ डिजर्व करती हो। थैंक यू सो मच रूपाली दीदी। मुझे केक बनाना पसंद है और मैं मन से ये काम करती हूँ, इसीलिए अच्छा हो जाता है। अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए करती तो शायद इतना अच्छा नहीं कर पाती। मुझे तो बस केक देखने के बाद जो कस्टमर के चेहरे पर खुशी आती है वही चाहिए होती है, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। इसलिए तो मैंने कभी तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखा, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई भी इस बेकरी में ले ही नहीं सकता है। इसी तरह रूपाली हमेशा सोनिया की तारीफ किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनिया रूपाली के पास जाती है और कहती है, रूपाली दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो सोनिया। दीदी, कल मेरा बर्थडे है और मैं कल का दिन खुद के साथ बिताना चाहती हूँ और अपने माता पिता के साथ बीते लम्हों को याद करना चाहती हूँ। तो क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? हाँ सोनिया, क्यों नहीं। कल तुम छुट्टी ले लेना और आराम से अपना बर्थडे मनाना। इसके बाद अगले दिन जैसे ही सोनिया अपने घर से निकलने लगती है, तभी उसे रूपाली का कॉल आ जाता है। सोनिया, जल्दी से बेकरी आ जाओ, कुछ इम्पोर्टेंट काम निकल आया है। इससे पहले कि सोनिया कुछ और बोलती, रूपाली फोन काट देती है। मैंने तो दीदी को बताया था कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, फिर उन्होंने ऐसे अर्जेंट कॉल क्यों किया? लगता है वो भूल गई होंगी। कोई नहीं, मैं बेकरी जाकर उन्हें याद दिला देती हूँ। इसके बाद जैसे ही सोनिया बेकरी पहुँचती है, रूपाली उसे एक सरप्राइज देती है। रूपाली ने पूरी बेकरी को बहुत सुंदर गुब्बारों से सजा रखा होता है और वहाँ पर सोनिया के लिए एक बहुत ही प्यारा केक भी रखा होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सोनिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा, तो इसलिए आपने मुझे वो कॉल किया था? हाँ, मुझे पता था अगर मैंने तुझे ऐसे बर्थडे मनाने के लिए बुलाया तो तू कभी नहीं आएगी। अच्छा ले, ये केक ले और तुझे जहाँ जाना है जा। मैं जानती हूँ तू अपना बर्थडे अपने माता पिता की यादों के साथ मनाना चाहती है, इसलिए मैं तुझे यहाँ रुकने के लिए बाध्य नहीं करूँगी। पर हाँ, अपने साथ मेरे हाथों से बनाया हुआ मेरा ये केक ले जा, मुझे अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इन सभी चीजों के लिए और खासकर मुझे समझने के लिए। इसके बाद सोनिया रूपाली का दिया हुआ बर्थडे केक लेकर नदी किनारे एक बहुत ही शांत जगह पर पहुंच जाती है, जहां वो अक्सर जाया करती थी। और वहां जाकर केक काटने से पहले अपने माता पिता की यादों को अपनी आंखों के सामने लाने लगती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है? कोई मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है, तभी मदद के लिए चिल्ला रहा है। सोनिया आवाज की दिशा में आगे बढ़ती है तो उसे एक परी पेड़ से बंधी हुई दिखती है। सोनिया जल्दी से जाकर उस परी की रस्सियां खोलती है। आप कौन हैं और आपको यहाँ ऐसे किसने बांधा? मैं अलका परी हूँ, एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझे यहाँ बांध दिया था। पर आप तो परी हैं, आपके पास तो जादुई छड़ी होगी, आपने खुद को आजाद क्यों नहीं कराया? यही तो मेरी परेशानी का जड़ है। उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरी जादुई छड़ी चांद पर बने एक मायावी केक के घर के अंदर छुपा रखी है। तो आप वहाँ से जाकर अपनी छड़ी ले आइए, इसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि मैं अपनी छड़ी के बिना पृथ्वीलोक के बाहर नहीं जा सकती, परंतु शायद तुम इसमें मेरी सहायता कर सकती हो। मैं भला इसमें आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देखो, मैं यहाँ जादुई सीढ़ियाँ प्रकट कर दूंगी, तुम उसकी मदद से चांद तक पहुँच जाना और वहाँ पर बने उस मायावी केक के घर में से मेरी जादुई छड़ी ले आना। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, वो मायावी केक का घर इतनी आसानी से तुम्हें मेरी छड़ी ले जाने नहीं देगा। तुम्हें उसके कई मायावी सवालों का जवाब देना होगा, तभी तुम उस मायावी केक के घर के अंदर जा पाओगी। ठीक है, अगर मेरा ऐसा करने से किसी की परेशानी दूर हो सकती है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अलका परी चुटकी बजाती है
और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है जो चांद तक जा रही होती है। सोनिया उन सीढ़ियों पर चलकर चांद तक पहुँच जाती है। जैसे ही वो चांद पर पहुँचती है उसे कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही सुंदर केक का घर दिखाई देता है। अलका परी तो कह रही थी ये केक का घर मायावी है, परंतु ये केक का घर दिखने में तो कितना सुंदर है। इतने सुंदर तो असली केक भी नहीं होते। तभी उस मायावी केक के घर से आवाज आती है। ए लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? अपना इरादा स्पष्ट करो। माफ करिएगा अगर मैंने आपको परेशान करा तो, पर मुझे आपके घर के अंदर जाना है। आप द्वार खोल दीजिए। मेरे द्वार ऐसे किसी के लिए नहीं खुल जाते। तुम्हें अंदर जाने के लिए मेरे मायावी प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा, उसके बाद ही तुम अंदर जा पाओगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सोनिया थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? ना काशी ना काबा धाम, जिसके बिना हो चक्का जाम। पानी जैसी चीज है वो, तुम बतलाओ उसका नाम। इसका जवाब पेट्रोल है। बिल्कुल सही उत्तर। अब तुम्हारा अगला प्रश्न। एक पैर है और बाकी धोती, सावन में वो अक्सर रोती। एक पैर और बाकी धोती है और वो सावन में रोती है, ऐसा क्या हो सकता है? सोनिया अपना दिमाग लगाने लगती है और फिर एकदम से कहती है, ऐसी तो केवल एक ही चीज हो सकती है और वो है छतरी। बिल्कुल सही उत्तर। ये रहा तुम्हारा तीसरा प्रश्न। बीच कटे तो कम हो जाता, अंत कटे तो कल बन जाता। लेखक के मैं आता काम, बताओ क्या है मेरा नाम। लेखक के काम आने वाली चीज तो एक ही हो सकती है। हाँ, इसका जवाब है कलम। बिल्कुल सही उत्तर। अब तुम्हारा अगला प्रश्न है। हरा है आटा जिसका लाल है पराठा, मिलजुल कर सारी सखियां ने आपस में बांटा। हरा आटा लाल पराठा, ऐसा क्या हो सकता है? सोनिया काफी देर तक सोचने लगती है, जिसके बाद केक का घर कहता है, अगर तुम जवाब देने में असमर्थ हो तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो मैं यहाँ से परी की छड़ी नहीं ले जा पाऊंगी। इसके बाद सोनिया इधर उधर दिमाग लगाने लगती है और फिर तभी वो तेजी से कहती है, इसका उत्तर मेहंदी है, क्योंकि मेहंदी हरी होती है और लगने के बाद लाल हो जाती है और सभी सखियां इसे आपस में एक दूसरे को लगाती हैं, तो इसका जवाब मेहंदी ही है। बिल्कुल सही उत्तर। अब तो मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकती हूँ ना? अभी 5 प्रश्न पूरे नहीं हुए हैं। आखिरी प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर तुमने 5वें सवाल का उत्तर दे दिया तभी तुम अंदर जा पाओगी। और ये रहा तुम्हारा आखिरी प्रश्न। लोहा खींच ले ऐसी ताकत है इसमें, पर सिर्फ रबड़ से हार जाता है। खोई सुई को भी पा लेता है और निराले खेल दिखाता है। इसका उत्तर मुझे अच्छे से पता है। ये चुंबक है जो सिर्फ रबड़ के आगे ही कमजोर पड़ जाता है और निराले खेल भी दिखाता है। बहुत अच्छे, तुमने सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। सच में तुम बहादुर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी हो। बहुत कम ही लोग मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं। तुम मेरे घर के अंदर आ सकती हो और मेरे घर के अंदर हर तरह के धन दौलत हैं। तुम जो चाहे ले सकती हो। इसके बाद उस मायावी केक के घर के द्वार खुल जाते हैं और वो अंदर चली जाती है। सोनिया जैसे ही अंदर जाती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्या बात है, ये घर अंदर से भी देखने में कितना सुंदर है और यहाँ तो हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद है। तभी सोनिया का ध्यान टेबल पर रखी अलका परी की जादुई छड़ी पर जाता है। मुझे इन सब चीजों से भटकना नहीं चाहिए। इसके बाद सोनिया अलका परी की छड़ी लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो मायावी केक का घर कहता है, सोनिया, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने और हीरे जवाहरात देना चाहता हूँ। कृपया करके इसके लिए मना मत करना। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। सोनिया उस मायावी केक के घर का दिया हुआ आशीर्वाद रूपी धन दौलत लेकर परी की बनाई हुई सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और अलका परी को सारी कहानी बताती है। सच में सोनिया, उस मायावी केक के घर ने बिल्कुल सही कहा। तुम सच में बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझे ये छड़ी वापस कभी नहीं मिल पाती, पर तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया।
अलका परी, मेरी माँ कहती थी, अगर मन में दृढ़ विश्वास और दिमाग में साहस भरा हो तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। सच में तुम्हारी माँ बिल्कुल सच कहती थी। अच्छा, अब मुझे चलना होगा, पर तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो एक बार मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तत्पर रहूंगी। ऐसा कहकर अलका परी वापस परीलोक चली जाती है। मैं इतनी सारी धन दौलत का करूंगी क्या? हाँ, मैं एक बेकरी खोल सकती हूँ, परंतु अगर मैंने बेकरी खोल ली तो मुझे रूपाली दीदी से अलग काम करना पड़ेगा। मेरे माता पिता के बाद उन्होंने ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया है, मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। तभी सोनिया को सड़क पर भीख मांगता हुआ एक बच्चा दिखाई देता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है, चाहे थोड़ी बहुत मुसीबतों के साथ ही सही, पर मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। इन पैसों को मुझे उन लोगों को दे देना चाहिए जिन्हें सच में इनकी जरूरत है। इसके बाद सोनिया उन सभी धन दौलत को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देती है और वापस से रूपाली की उस छोटी सी बेकरी में हंसी खुशी काम करने लग जाती है। आसमान में एक सैंडल और 2 फ्रॉक का घर। माहिका अपनी माँ और मौसी के साथ रहती थी, लेकिन कुछ वक्त पहले लंबी बीमारी के बाद उसकी माँ की मौत हो गई थी। माँ के जाने के बाद घर का गुजारा माहिका की मौसी शीतल फूल बेचने का काम करके करती थी। शीतल को फूल बेचने के काम से बहुत ही कम पैसे मिलते थे। वो लोग किराए के घर पर रहते थे, इसलिए शीतल की कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा किराए के घर में चला जाता था। लेकिन फिर भी शीतल माहिका को स्कूल भेजती थी और घर का गुजारा भी जैसे तैसे कर लेती थी। एक दिन की बात है, माहिका की टीचर क्लासरूम में कहती है, 2 हफ्ते पहले तुम लोगों के जो टेस्ट हुए थे, मैंने सारे टेस्ट पेपर चेक कर लिए हैं। सबसे ज्यादा माहिका के नंबर हैं। लगता है हमेशा की तरह इस बार भी माहिका ही टॉप करेगी। अब सारे बच्चे माहिका के लिए तालियां बजाओ। क्लास के सारे बच्चे माहिका के लिए ताली बजाते हैं और वो बहुत खुश होती है। घर आकर माहिका शीतल से कहती है, मौसी, ये देखो मेरे टेस्ट पेपर, मेरे सबसे ज्यादा नंबर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना। मौसी, इसी बात पर मेरे लिए खीर बना दो, मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तो स्कूल की ड्रेस चेंज कर ले और हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं खीर बना देती हूँ। माहिका अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद माहिका खीर खाने आती है। वाह मौसी, आपने तो बहुत टेस्टी खीर बनाई है। आप मेरी पसंद का कितना ध्यान रखती हो। सच में आप बहुत अच्छी हो। दोनों बातें कर करके खा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद माहिका बाहर खेलने चली जाती है। जब माहिका खेल कर घर लौट रही थी, तभी उसकी मकान मालकिन उसे रोकती है और बोलती है, ओए लड़की सुन। आंटी नमस्ते। ये नमस्ते छोड़ और बता, तेरी मौसी मेरा किराया कब देगी? 5 महीने का किराया जमा हो गया है। आंटी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं अभी मौसी को बता दूंगी। इतना बोलकर माहिका घर आ जाती है। घर आकर वो शीतल से बोलती है, मौसी, आपने अभी तक किराया क्यों नहीं दिया है? तुझे कैसे पता कि मैंने किराया नहीं दिया अभी तक? मुझे घर आते हुए आंटी मिली, उन्होंने ही बोला कि आपने 5 महीने से किराया नहीं दिया है। बहुत गुस्से में थी वो। ये सुनकर शीतल अपने मन में सोचती है, ये क्या बात हुई? बच्चे को बोलने की क्या जरूरत थी? मैं पैसे जोड़ रही हूँ, एक बार में दे दूंगी, हद होती है। इतना सोचकर शीतल माहिका से कहती है, तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे। अगर आज के बाद आंटी ने तुझे ये सब बोला तो बोल दियो कि सीधा मेरे से आकर बात करें, या मैं खुद उनसे जाकर बात कर लूंगी। ठीक है। वैसे मौसी, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, उसके लिए क्या सोचा है आपने? मैं तेरे लिए बहुत सुंदर फ्रॉक और सैंडल लेकर आऊंगी। सच में मौसी? वाओ, मुझे तो अभी से ही बहुत खुशी हो रही है। वैसे इसके लिए आपके पास पैसे हैं ना? हाँ हाँ, उसकी फिक्र तू मत कर, मैं बहुत महीने से तेरे जन्मदिन के लिए पैसे जोड़ रही थी। इस तरह शीतल सारे जरूरी काम छोड़कर माहिका की खुशियों का ध्यान रखती थी। अगले दिन शीतल की मकान मालकिन उनके घर आ जाती है। शीतल, ओ शीतल। आवाज सुनकर शीतल बाहर आती है। आइए दीदी, बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है,
ये बता मेरा किराया देने में और कितना टाइम लगाएगी? दीदी, कल माहिका का जन्मदिन है, उसके बाद मैं आपके किराए के सारे पैसे धीरे धीरे आपको जोड़ कर दे दूंगी। तेरे लिए मेरे किराए से ज्यादा जरूरी माहिका का जन्मदिन है? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, बस उसकी माँ नहीं है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो। ये सब मुझे नहीं पता, मैं यहाँ आज अपना किराया लेने आई हूँ। या तो मुझे मेरा किराया दे या तो इस घर से बाहर निकल। नहीं दीदी, ऐसे मत बोलो, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? इतने सालों से हम यहीं रहते हैं, थोड़ा तो हम पर तरस खाइए। अभी मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? पैसों के मामले में मैं किसी पर कोई तरस नहीं खाती। दीदी, आप 2 महीने और रुक जाइए, मैं 2 काम करूंगी और जल्दी से आपके सारे पैसे चुका दूंगी। 5 महीने रुक गई, अब इससे ज्यादा मैं नहीं रुकने वाली। मैं कल आ रही हूँ, अगर तूने कल मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगी। इतना बोलकर मालकिन चली जाती है। उसके जाने के बाद शीतल की आंखें भर जाती है और वो अपने मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? एक दिन मैं पैसे कहाँ से लाऊं? पड़ोस वाली मीना के घर जाकर देखती हूँ, उससे उधार ले लेती हूँ। शीतल मीना के घर जाती है। मीना, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे, मैं तुझे जल्दी ही लौटा दूंगी। तेरे ऊपर पहले से ही इतना कर्जा है और अब मेरे से भी लेने आ गई है। नहीं, मैं नहीं दूंगी तुझे उधार, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तो पैसे वापस नहीं कर पाएगी। मीना शीतल को पैसे देने से मना कर देती है। शीतल 3-4 लोगों के पास जाती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। अगले दिन सुबह सुबह मालकिन आ जाती है और शीतल से पैसे मांगने लगती है। शीतल और माहिका मालकिन के सामने बहुत रोते हैं, लेकिन मालकिन उनकी एक नहीं सुनती। देखो, मेरे सामने रोने का कोई फायदा नहीं है, अपने अपने कपड़े उठाओ और इस घर से निकलो। शीतल थोड़ा बहुत सामान लेकर माहिका के साथ घर से बाहर निकल जाती है। चलो मौसी, जंगल चलते हैं, यहाँ हमें सारे लोग देखकर हंस रहे हैं। जंगल में कोई हमारा मजाक बनाने वाला नहीं होगा। दोनों जंगल चले जाते हैं और वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी शीतल सैंडल और फ्रॉक बाहर निकालती है। माहिका, आज तेरा जन्मदिन है और तेरे जन्मदिन वाले दिन अचानक हम बेघर हो गए हैं। ये वही फ्रॉक और सैंडल है जो मैंने तेरे लिए खरीदा था। माहिका रोने लगती है और शीतल के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गरीब लड़की अपनी दादी के साथ आती है। सुनो, हमारी मदद करो, मैंने बहुत दिनों से यही कपड़े पहन रखे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं? अगर है तो मुझे दे दो, और हाँ, हमें भूख भी लग रही है। माहिका शीतल के कान में बोलती है, मौसी, इस लड़की के पैर में तो चप्पल भी नहीं है, इसलिए आप ये वाली फ्रॉक और सैंडल इसे दे दो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं, जिससे मैं आज तेरे लिए केक लाने वाली थी। इन्हें भूख लग रही है, इसलिए मैं इन्हें खाने के लिए पैसे भी दे देती हूँ। उसके बाद शीतल थोड़े पैसे और माहिका की फ्रॉक सैंडल उन दोनों को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। उसके बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शीतल वहीं पेड़ के नीचे सो जाती है, लेकिन माहिका को नींद नहीं आ रही थी। वो सारी बातें सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। तभी माहिका को एक कोने से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। माहिका उस तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ एक बहुत लंबी सीढ़ी थी जो सीधा आसमान में जा रही थी। कितनी बड़ी सीढ़ी है ये! वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं इस सीढ़ी पर चढ़कर देखती हूँ। देखो जरा कहाँ जाकर खत्म होती है। उसके बाद माहिका सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। कुछ घंटों बाद माहिका आसमान में चली जाती है और वहाँ उसे 2 फ्रॉक और एक सैंडल का घर नजर आता है। ये देखकर माहिका हैरान रह जाती है। सुनो लड़की, मेरे घर के अंदर आओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारे जेवर मिलेंगे। ये इतने सारे हैं कि उनसे तुम एक जेवर की दुकान भी खोल सकती हो। नहीं, तुम मेरे घर के अंदर आओ, यहाँ तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति मिलेगी। अदृश्य होकर तुम जो चाहो कर सकती हो। दोनों घर के बोलने के बाद पहली वाली फ्रॉक की घर बोलती है,
सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे घर के अंदर एक छोटी सी अनाथ बच्ची है। तुम उसे अपने साथ पृथ्वीलोक लेकर चली जाओ। यहाँ मैं उसका ज्यादा दिनों तक ध्यान नहीं रख सकती हूँ। सबकी बात सुनने के बाद माहिका बोलती है, मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। मैं पहले वाले फ्रॉक के घर के अंदर जाकर उस बच्ची को लेना चाहती हूँ। उस बच्ची को एक परिवार की जरूरत है। मैं अपनी मौसी के साथ काम करना शुरू कर दूंगी और उसका अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करूंगी। इतना बोलकर माहिका घर के अंदर जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ कोई बच्ची नहीं है, बल्कि वहाँ तो बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए हैं। आपने तो कहा था यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, लेकिन यहाँ तो सोने के सिक्के रखे हुए हैं। हाँ, मैं तो बस तुम्हें परख रही थी। तुम खुद इतनी गरीब हो, लेकिन फिर भी एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारी इस सच्चाई से मैं बहुत खुश हुई, इसलिए तुम ये सारे सोने के सिक्के अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर माहिका बहुत खुश होती है और सोने के सिक्के लेकर वापस आने लगती है। वापस आते आते सुबह हो जाती है। कहाँ चली गई थी तू? मैं तो डर ही गई थी। माहिका शीतल को सारी बातें बताती है। शीतल ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होती है। उसी दिन दोनों सोने के सिक्के लेकर उन्हें बेचने जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें उनकी मकान मालकिन देख लेती है। दोनों को सोनार की दुकान के अंदर घुसते हुए देख लेती है और अपने मन में सोचती है, इन दोनों को मुझे मेरा किराया नहीं दिया जा रहा था और आज सोनार की दुकान के अंदर जा रही हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सोने के सिक्के बेचकर मिले हुए पैसों के साथ बाहर आती हैं। बहुत पैसे आ गए हैं तेरे पास। दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। अरे रुको, कहाँ भाग रही हो दोनों? चुपचाप से ये सारे पैसे मुझे दे दो। क्यों दे दे हम आपको सारे पैसे? तूने इतने महीनों का किराया नहीं दिया था मुझे। ठीक है, उतने पैसे दे दूंगी जितना आपका किराया था। मालकिन बहुत ही लालची थी और वो शीतल से सारे पैसे लेना चाहती थी, इसलिए वो छीना झपटी करने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कहीं से सांप आ जाता है और मालकिन को काट लेता है। मालकिन बेहोश हो जाती है, लेकिन शीतल और माहिका उसे अस्पताल लेकर जाती हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। वो जब होश में आती है तो कहती है, मैं तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों की वजह से आज मेरी जान बची है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी। इस तरह वो औरत पूरी तरह से सुधर जाती है। उसके बाद शीतल माहिका के साथ वहाँ से आ जाती है और उसी वक्त रहने के लिए एक घर खरीदती है। बाकी बचे हुए पैसों से वो अपने किराने की दुकान खोलती है। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।